साथ में हमारे गेस्ट हैं इंदुराज नरवाल जी, एमएलए बरोड़ा। प्लीज़ आप भी स्टेज पे आ जाइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए प्लीज़। काफ़ी ज़्यादा लाइट माहौल लग रहा है इस प्रोग्राम का। प्लीज़ तालियों के साथ गेस्ट का स्वागत किया जाए। प्रिया आप प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। तो गेस्ट हमारे पहुंच चुके हैं। प्रिया मेरी सहयोगी, ओवर टू यू। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार जिस तरह से चाहे विधानसभा हो चाहे सड़क हो, वहाँ तमाम आप मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं। और आज इसी मंच के मार्फत हम आपसे सवाल भी करेंगे कि आखिरकार किस तरह से क्या सरकार जिस दिशा में जा रही है वो सही दिशा है, सही विकास कार्य हो पा रहे हैं जिस तरह के दावे और वादे किए जाते हैं। फिलहाल सबसे पहला सवाल आपसे यही कि किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 3 बार की ये सरकार और आप लगातार आरोप लगाते हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे, तो फिर जनता तीसरी बार चुनकर क्यों बीजेपी को सत्ता में लौटा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोनीपत में आए और हम सब साथी आपने यहाँ बुलाए। आपका स्वागत भी और धन्यवाद भी है। आपने बात करी कि बीजेपी तीसरी बार सरकार क्यों बनी। हम आरोप लगाते हैं भाई कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। अगर तीसरी बार की सत्ता का मैं जिक्र करूं तो तीसरी बार जो सत्ता आई ये षड्यंत्र के तहत सत्ता आई। इन्होंने, आप सब ने सब देखते हो, मीडिया वाले भी, कि ये जाति की बात करते हैं, कई धर्म की बात करते हैं, ये आपस में भाई से भाई को लड़वाने का काम करते हैं। अगर मैं सोनीपत की भी बात करूं, भी जिक्र था कि 6 में से 5 जीते। यहाँ भी आपने देखा कि इन्हें पैसे का इतना बढ़िया षड्यंत्र किया, इन्हें निर्दलीय कैंडिडेट उतारे और जिसके कारण यह हुआ कि एक ही विधानसभा बच पाई। ये षड्यंत्र में लोग आए। ये सबसे बड़ा कारण है कि ये पैसे का भी खेल खेलते हैं, भाईचारा तोड़ने का भी खेल खेलते हैं, धर्म की और जाति की भी बात ये करते हैं। इस जंगल में कहीं ना कहीं लोग अचल बचल हो जाते हैं, वरना विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। तो फिर क्या इस चक्रव्यूह को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, भेद नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल टूटेगा। आपने चक्कर टूटता भी देखा होगा। अभी जो जंतर मंतर, अब हमारे युवा जैन जी जिन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, जो पेपर चोरी का मामला था नीट का, वो तो नीट के पेपर की बात क्या, 150 के करीब पेपर आउट हुए और हमारे युवाओं ने पूरे देश में एक जागृति लेके वो आए। और उसमें आज जो पार्टी, जो सरकार ये कहती थी कि ये यूपीए की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, आपने इस्तीफा होता भी देखा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। और आने वाला टाइम है जो बीजेपी गई और कांग्रेस आई। जी, क्या इंदुराज जी आज भी भालू सुनना पसंद करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि इंदुराज जी की जब बात की जाती है, उनके ठाठ जैसे पहले थे, आम जनजीवन अपनाते थे और विधायक बनने के बाद भी तेवर बिल्कुल सटीक वही है। नहीं, देखिए आपने सही कहा, मैं भालू के नाम से बड़ा खुश हूँ। तो ये भालू की ताकत थी कि दोबारा जीत कर आप आ गए? देखिए, ये लोगों की ताकत थी, लोगों का प्यार था, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं का आशीर्वाद था और मेरे पर उन्होंने भरोसा किया, इसलिए मैं जीता। और रही बात, अभी मैं सुन रहा था 5 मिनट पहले, हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो कि बड़े उद्योग कोई नहीं आया आज तक। अगर मैं सोनीपत का जिक्र करूं, जो मारुति भी खरगोदा में लगी, यह भी अगर किसी की देन है तो कांग्रेस की देन है जी। यह तो लटकाया बीजेपी ने। कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के ये सिरे ना चले जाए, ये तो जापान में 2013 में फैसला हो गया था और IMT बनाई और मारुति लगाई। बीजेपी ने इतना जरूर किया सोनीपत के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी, अब मैं बात बड़ौदा के विकास की करूं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंदुराज जी की क्या भूमिका है विकास में? देखिए, विकास तो बीजेपी करने वाली नहीं। मैं वही आपने बीच में रोक दिया। सोनीपत के लिए या बड़ौदा के लिए एक बहुत बड़ा उद्योग यहाँ हमने लगाने का काम किया था, जो रेल कोच फैक्ट्री थी, इन्होंने छीनने का काम किया और वो छीन के कहाँ ले गए? गुजरात में। जो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री ना होके आपको ये बड़े उद्योग देखना, वो सारे गुजरात में चले गए। वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन के रह गए, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। ये सच्चाई है।
यहाँ इतना बड़ा उद्योग लगना था, जो मारुति से आज छोटी दुकान मानो रेल कोच फैक्ट्री के सामने मारुति की, अगर उससे इतना बड़ा विकास आप खरगोदा में देख रहे हैं, सोनीपत में देख रहे हैं, तो अगर रेल कोच फैक्ट्री होती तो हमने किसी बात की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव इस बीजेपी की सरकार ने किया। विधायक जी, आप आरोप लगा रहे हैं भेदभाव किया जाता है, लेकिन आपके कुछ विधायक हैं जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के समक्ष हम कोई बात रखते हैं तो मान ली जाती है, हमारे विकास कार्य उस क्षेत्र के हो जाते हैं। क्या आप भी कोई ऐसा कार्य लेकर गए मुख्यमंत्री के सामने जो काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के पास विधानसभा में मेरी आमने सामने मुलाकात हर सत्र में होती है, और मैं अपने हल्का बड़ौदा की विशेष तौर से मांग उठाता हूं, और बीजेपी के कई लीडर हमारे लोकल नेता हैं जिले के, वो कंपटीशन करते हैं मेरे साथ, अगर मैंने ये करा दिया वो करा दिया। अगर कोई सड़क की बात थी, चाहे कोई विकास की बात थी, वो हल्का बड़ौदा की ताकत है, जो हल्का बड़ौदा का सेवक हूँ मैं, मेरी आवाज़ मजबूती से मैंने विकास करवाए। लेकिन मैडम, बीजेपी का मैं जिक्र करूं, मैं तो बीजेपी की खुद की घोषणा है हल्का बड़ौदा की, वो मैंने बार बार विधानसभा में भी उठाई, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं, जो बीजेपी ने वादे किए, जो बीजेपी ने कहा, वो पूरा कर दो, मैं उनका स्वागत करूंगा। ठीक है इंदुराज जी, बात की जाए, देखिए बारिश का मौसम है, मानसून दस्तक दे चुका है और आज भी सुबह से खूब बरसात देखने को मिल रही है। मैं आपके हलके की बात करूं तो आपका हलका भी जो है ग्रामीण एरिया में आता है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां और भी ज्यादा जलभराव की वजह से बढ़ जाती होंगी। कहाँ जलभराव जी, वहां तो बूंद भी नहीं आ रही। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, जो ये समय निकल गया, अकाल घोषित करना चाहिए। किसान बेचारा आज मारा गया, एक एकड़ में अगर किसान की तेल की लागत बताऊं 25 से 30 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से तेल का खर्च है। हमारे हल्के की कोई भी नहर, कोई रजवाया, किसी में पानी नहीं है। मैं रोज लड़ाई लड़ता हूँ EIC से भी, अफसरों से, अधिकारियों से रोज लड़ाई लड़ता हूँ। आज भी मैं जब आया तो पानीपत के जो SC हैं उससे मेरी लड़ाई हो रही थी, पानी नहीं मेरे हल्के में, मेरा किसान बड़ा दुखी है। अकाल का घोषित होना चाहिए। अगर हल्का बड़ौदा में देखूँ तो अब तक कोई बरसात नहीं हुई। सोनीपत में आप झमझम देख रहे हो, ये मेरे हल्के में कोई बरसात नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी विकास की बात चल रही थी, मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो मेरा पूरा हरियाणा प्रदेश आज बड़ा दुखी है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। उद्योग जब आएंगे, जब किसी को भरोसा होगा, यकीन होगा कि हम सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। हर रोज डकैतियां, कल आपने देखा दादरी में सरेआम थाने के सामने गोलियां चली और 7 जो लड़के थे उनको गोलियां लगी। आज तक अब तक पुलिस ने वो पकड़े नहीं। आप करनाल में देखो, गोवाना में हर रोज फरोतियां मांगी जा रही है, सोनीपत में डकैतियां। आप जब तक किसी भी प्रदेश की आप जिक्र करोगी, जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी उस प्रदेश विकास नहीं करेगा। सोनीपत में भी कोई उद्योग पति इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। हरियाणा प्रदेश के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो इसको छोड़ चुके। अगर गोवाना सोनीपत की भी बात करूं, जो हमारे बड़े घराने थे उद्योग लगाए जिन्होंने, उन्होंने छोड़ दिया, पलायन कर लिया। वो कि यूपी ग्रेटर नोएडा, यूपी जैसा प्रदेश आज विकास में आज बहुत आगे निकल गया। ग्रेटर नोएडा की आज अभी इस चैनल के माध्यम में पे भी आज बड़ी प्रशंसा हो रही थी। विधायक जी, और सोनीपत नहीं। विधायक जी, बीजेपी कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि किसान की आय दोगुनी हो गई है। आपका क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लगता है कि आपको किसानों के लिए वहाँ होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी आरोप ये भी लगाती है कि किसानों को गुमराह कांग्रेस करती है और यही कारण है कि वो सड़क पर आते हैं, जबकि हमने जो काम किया उनकी दोगुनी आय के लिए किया। दोगुनी आय तो नहीं हुई, कर्ज दोगुना हो गया। ये सच्चाई है। मैं आज भी खेती करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ। अगर किसाई की आय की बात करूँ, किसी भी फसल का सही भाव नहीं मिला, चाहे आप जीरी की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, हर फसल पिटी, कोई असली सही भाव नहीं मिला। किसान को कोई जितने यंत्र हैं, चाहे खाद है, चाहे कृषि यंत्र है, उन पे टैक्स लगा के
उनका भाव बताया। भाव बता के अगर मैं खाद की भी बात करूं, 50 किलो का जो कट्टा था यूरिया का, डीएपी का, वो 45 किलो का हो गया। जो हमारे टाइम में 300 साढ़े 300 रुपये का कट्टा था, आज वो 1500 का हो गया। तेल जो हमारे टाइम में 50-52 रुपये लीटर था, आज वो 100 रुपये लीटर हो गया। ये जरूर है कि कर्ज बहुत डबल हो गया। किसान को रात के लिए मैं बीजेपी एक काम बता दो, मैं मान जाऊंगा बीजेपी को। अभी अब किसान को जरूर था पानी की, लेकिन किसी भी नहर में बहुत बड़ा भेदभाव है। सोनीपत की किसी नहर में, किसी रजवाए में कहीं पानी नहीं है, किसी टेल में पानी नहीं गया। आज किसान बहुत बुरी मार में है। और जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो लोग किसान थे, किसान ये कहा रहे जी पानी बंद करवा दो। नहरों में काई लगी थी, काई। और किसी यंत्र पर टैक्स नहीं था, किसी दवाई पर टैक्स नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई, किसान की जितनी फसल की दवाइयाँ उन पे टैक्स लगा, यंत्र थे जितने किसान के उन पे टैक्स लगाया, ना पानी दिया और ना किसान का भाव दिया। जी, आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं सुरजेवाला को कि तुम मेरा साथ दो, फिर देखो रिजल्ट क्या निकलता है। सुरजेवाला कहते हैं अब साथ देने की बारी आपकी है। मैं अब आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी, किसको किसका साथ देने की यहाँ पर जरूरत है? देखिए, ये हमारी पार्टी की घर की बात है। वो बात सही है भाई, हुड्डा साहब ने कहा है, वो कोई लोकसभा के कमरे में नहीं गई, वो तो खुलेआम मंच पर गई थी कि आप साथ दो, इस बीजेपी का केस होता है नहीं तो काल फाड़ के भगा दूंगा। ये सच्चाई है। फिर अच्छा, भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक, अब लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, लगातार एक्टिव नजर आ रही है, कौन सी जड़ी बूटी मिल गई कि अब कांग्रेस में एक्टिवनेस नजर आ रही है? देखिए, जड़ी बूटी की बात आप जो करोगे कि आपने देखा कई साल से कांग्रेस का संगठन नहीं था, अब संगठन बन गया, ब्लॉक स्तर तक हम आगे, और आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम में हम बूथ लेवल पे भी हमारी कमेटियाँ होंगी, और बूथ पे हर बूथ पे कम से कम 11 सदस्यों की कमेटी हमारी दिखाई देगी। और हम गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी और दुकानदार की ये पार्टी है। ये अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है, ये छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। ये हमेशा सबको साथ लेके चलने वाली ये पार्टी है। और आने वाला समय आप देखोगे, जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, आपने देखा जो भी उन्होंने 6 महीने साल पहले जो बात कही, वो साल के बाद 6 महीने के बाद वो लागू हुई, और वो देखा भी आपने पूरे देश में वो बात हुई। और उन्होंने घोषणा भी कर रखी है कि पूरी 2029 तक ये बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, बीच में ये सरकार टूटेगी। बिल्कुल। इंदुराज जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी आपने विकास का जिक्र किया, आपने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा, पर देखा जाए पिछला चुनाव अगर मैं बात करूं तो पूरा चुनाव का माहौल आप लोगों के पक्ष में था, पूरा माहौल जो है कांग्रेस पार्टी की जीत में था। और अब आने वाले समय को लेकर हालांकि जीत नहीं मिल पाई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मैं अगले चुनाव की बात करूं तो क्या विजन अपनाकर अभी कांग्रेस पार्टी चल रही है कि अगला चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो? और आप क्या मानते हैं कि उस समय पर क्या खामियां रही, क्या कमियां रही जिस वजह से चुनाव जीतने में थोड़ा पीछे रह गए? देखिए, आने वाला टाइम कांग्रेस का होगा, ये मैंने बार बार कही। और आने वाले समय में कांग्रेस एक एक बात को, एक एक पहलू को जोड़ के चल रही है। साथ संगठन नहीं था, ये बहुत बड़ी एक कमी थी। संगठन ही पार्टी का, कि कोई पार्टी हो, संगठन हो, जिस पार्टी का मजबूत होगा वो जरूर सत्ता में आएगी। और इसीलिए हमने संगठन बना दिया है, और संगठन मजबूती से काम करेगा, और आने वाली काम सरकार कांग्रेस पार्टी की। जी इंदुराज जी, आपने अपना ये महत्वपूर्ण समय दिया और सभी सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मंच पर पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आपका, देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक जी आप बने रहिए, और मैं मंच पर जिद्दली एनसीआर हरियाणा के जो हमारे एडिटर हैं विनोद लामा जी को बुलाऊंगा, जो आपको सम्मानित करेंगे और एक वृक्ष पौधा आपको भेंट करेंगे, जो वृक्ष बनेगा भविष्य में। और ये उम्मीद, ये जो छोटा सा पौधा है ये उम्मीद जगाता है कि जब ये बड़ा वृक्ष बनता है तो फल देता है, छाया देती है। और आपको याद रहेगा कि आप हमारे इस मंच पर आए थे, अपना विज़न हमारे साथ आपने साझा किया था।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू विधायक जी आपका।